है ना। 1320 से तुगलक वंश शुरू होता है और लगभग 1412 या 1414 तक ये चलता है ना। कहीं कहीं 1414 भी दिया रहेगा, तो ध्यान रखिएगा। इनका अन्य नाम है करौना वंश। हाँ, करौना वंश, है ना। इनमें जाति बहुत सारे रहे हैं, मिस्री जाति के लोग रहे हैं इसमें। मिश्रित जातियां इसमें आपको देखने को मिलेंगे, है ना। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, इनमें जो राजा रहे हैं उन राजाओं के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से राजा रहे हैं, है ना। पहला राजा तो रहा है गयासुद्दीन तुगलक, नाम सुना होगा, है ना, जो इस वंश का संस्थापक है ना। इसका कार्यकाल लिख सकते हो 1320 से लेकर के 1325 तक रहा है। इसके बारे में थोड़ा सा देख ले, है ना। हाँ, आप लोगों को पीछे पढ़ाए थे थोड़ी देर पहले कि नसीरुद्दीन की हत्या गाजी मलिक ने की थी, है ना। वो यही गाजी मलिक है, बस भाई, गाजी मलिक इसी का नाम है। क्लियर, पढ़ाया था ना कि नसीरुद्दीन खिलजी वंश का अंतिम शासक, उसकी हत्या गाजी मलिक ने की थी, तो यही गाजी मलिक, इसी का नाम है गाजी मलिक। जब ये राजा बना तो अपना नाम चेंज करके गाजी से कर लिया गयासुद्दीन। क्या कर लिया? गयासुद्दीन। क्लियर, लिखो। इसका अन्य नाम के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सॉरी, गाजी मलिक, ये तो नाम सुना होगा इसके पहले, अभी तो बताया था इसके पहले नाम ये, है ना। दूसरा नाम लिख लो, है ना, मलिक उल गाजी। इसी को मलिक उल गाजी भी कहा जाता है कहीं कहीं, गाजी मलिक या मलिक उल गाजी। क्लियर। एक और नाम और इसका है ना, गाजी बेग तुगलक। इसका एक नाम और है गाजी बेग तुगलक, है ना, क्योंकि ये तुगलक जाति से था इसलिए बुलाया जाता है गाजी बेग तुगलक। क्लियर। तो इसके दो नाम मिलते हैं, गाजी मलिक। गाजी मलिक का फुल नाम है मलिक उल गाजी। क्लियर हो गए। हाँ, और गाजी बेग तुगलक। क्लियर। चलिए, गद्दी पर बैठता है ये 8 सितंबर 1320 को, राज्याभिषेक। तेरह सौ 20 को। क्लियर। अगला पॉइंट ये बनेगा, एक क्वेश्चन और पूछेगा कि खिलजी वंश के समय ये कहाँ, क्या, कौन से पोस्ट पर था, है ना, जो खुसरो खां की इसने हत्या कर दी थी। तो लिखो, खिलजी वंश के समय दीपालपुर का, हाँ, राज्यपाल था। क्या था? दीपालपुर का क्या था? ये राज्यपाल था, है ना। इसने उपाधि लिया था गाजी का, ये गाजी उपाधि है भाई इसका। हाँ, गाजी का मतलब होता है काफिरों का घातक। क्या होता है? हाँ, एक उपाधि इसका मिला है गाजी। गाजी का मतलब होता है काफिरों, मतलब दुश्मनों का घातक। ये गाजी को एक क्वेश्चन और पूछेगा कि गाजी का उपाधि ये लिया कब था, किसको हराने के बाद, है ना। तो फिर से आते हैं मंगोल पर, है ना। मंगोल वाला कहानी फिर से, है ना। तो मंगोलों को हराने के बाद, किसको हराने के बाद?
मंगोलों को हराने के बाद, बस भाई, मंगोलों को हराने के बाद कौन सा उपाधि लिया था? गाजी का उपाधि लिया था। क्लियर हो गए? ये पहला सुल्तान है जिसने गाजी का उपाधि लिया है। इसके पहले कोई सुल्तान को गाजी का उपाधि नहीं मिला था, ये भी ध्यान रखना है। अरे बोले तो भाई, काफिर व घातक। काफिर मतलब होते हैं दुश्मन, बस मागी। हाँ, गाजी मतलब होता है काफिर व घातक। मध्य एशिया में गाजी को एक लड़ाकू जाति के नाम से जानते हैं, बस भाई। गाजी बोलते हैं जो लड़ाकू जाति, लड़ाकू टाइप का व्यक्ति होता है ना, उसको गाजी कहते हैं, बस भाई। और वर्तमान में हमारे यहाँ जो किताबों में लिखी गई है उसको बोलते हैं काफिरों का घातक। अरे आगे आगे बैठो ना, पीछे भागते भागते बाहर से निकल जाना है एक बार। अब क्लियर हो गया? यहाँ तक आगे बढ़ा जाए। इसके पुत्र के बारे में बात कर लेते हैं। इसके पहला पुत्र का नाम है जूना खां, जिससे इसका विवाद होगा, है ना। दूसरे पुत्र का नाम है बहराम खां, हैं। तीसरे पुत्र का नाम है जाफर खां। चौथे पुत्र का नाम है नुसरत खां, और एक और है, उसका नाम है महमूद खां। ये जूना खां, यही आगे चल के बनेगा कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। नाम सुना होगा, है ना, MBT, फिरोज शाह तुगलक के बेटा मोहम्मद शाह, MBT, है ना, मोहम्मद बिन तुगलक, वो जूना खां ही होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? हाँ, ये जब राजा बना, सुल्तान बना, तो इसने सबसे पहला काम जो करना शुरू किया तो खेती के लिए नहरों के निर्माण करवाना शुरू किया, है ना। इसने पंजाब, हरियाणा, यूपी के इलाके में बहुत सारे नहर बनवाए। लिखो, नहरों का निर्माण कराने वाला प्रथम सुल्तान। लिखो, नहरों का निर्माण कराने वाला प्रथम सुल्तान। दूसरा, जो अमीरों से भूमि और लोग लिए थे ना, उसको वापस लौटा दिया था। 40 सरदारों वाला गुट, याद करो फिर से। अमीरों से ली गई भूमि वापस कर दी। घर पे पढ़ते हो हैं? अगला, नस्ल एवं बटाई की प्रथा शुरू की। हाँ, नस्ल मतलब चौराहा, और बटैया मतलब बटाइया। इसके समय टैक्स जो था, कर, है ना, उपज का 1/10 से 1/12 था, बहुत कम, है ना। लगभग जो सुल्तान रहे हैं वो 1/6 या 1/4, कुछ तो 2/4 ऐसे करके, मतलब आधा आधा ही लिए हैं। लेकिन ये पहला सुल्तान है जिसने काफ़ी कम टैक्स लिया है। क्लियर? इसने एक जगह का निर्माण करवाया था, उस जगह का नाम है तुगलकाबाद। हाँ, देखो, इसने तुगलकाबाद बसाएगा, लेकिन तुगलकाबाद एक छोटा सा गांव होगा वर्तमान में, ठीक है। जैसे जैसे ट्रांसफॉर्मेशन होते जाएगा, जब शेर शाह सूरी आएगा तो थोड़ा सा उसका नज़र पड़ेगा तुगलकाबाद पे, तो थोड़ा सा रिफॉर्म करेगा। जब शाहजहाँ आएगा, तो पूरा का पूरा दिल्ली में पूरा अपना प्रशासनिक व्यवस्था ही बसा देगा। बस भाई, तब से हमारी राजधानी लगभग, है ना, चेंज हो जाएगी, लाहौर से दिल्ली आ जाएगी।
बस में आ गई, है ना। लाहौर से कहाँ जाएगी, दिल्ली आ जाएगी। फिर जब अंग्रेज आएंगे तो थोड़ी सी राजधानी फिर से ट्रांसफॉर्मेशन होगी, हमारी राजधानी कोलकाता चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी, कोलकाता चली जाएगी, है ना, क्योंकि कोलकाता में पोर्ट है, दिल्ली में पोर्ट नहीं है। बस में ही फिर 1912 में राजधानी और कहाँ चली जाएगी, दिल्ली। क्लियर। 1911 में एक प्रिंस आएंगे, है ना, तो वो प्रिंस फिर से 1912 में राजधानी कहाँ कर देंगे, दिल्ली। तब से हमारी राजधानी कहाँ हो जाएगी, दिल्ली। क्लियर। देखो ध्यान रखना, जहाँ जब से अंग्रेज रहे हैं तो भारत की राजधानी दिल्ली नहीं रहेगी। 1912 में जो ऑफिशियली राजधानी बनेगी वो कहलाएगी भारत की राजधानी। और फिर से जब हम आज़ाद हो जाएंगे तो वहाँ से फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू होगा, तो वहाँ से फिर हमारी राजधानी जो बनेगी दिल्ली, नई दिल्ली, वो होगी भारत की राजधानी। बस मरिए, अंग्रेज जो बनाएंगे 1912 में, कोलकाता से दिल्ली राजधानी ट्रांसफ़र करेंगे, वो उत्तर भारत की राजधानी लगभग होगी। और जहाँ जहाँ अंग्रेज़ों का प्रेसिडेंसी था तो अंग्रेज़ों की राजधानी हो जाएगी। बस में आया कि नहीं आया, आया। फिर जब हम लोग आज़ाद होंगे तो फिर हम लोग की राजधानी होगी नई दिल्ली, वो होगी भारत की राजधानी। क्लियर। चलो आगे बढ़ा जाए। हाँ, एक क्वेश्चन और लिखो। हाँ, इसको निजामुद्दीन औलिया के साथ विवाद था, फिर से आ गया कहानी पे। निजामुद्दीन औलिया के विवाद, आलिया, है ना, का औलिया, नाम लिखा ले आलिया, पढ़ेंगे आलिया, हाँ, है ना। निजामुद्दीन औलिया का विवाद, है ना। अरे विवाद क्या था थोड़ा समझ लो, है ना। धन वापसी, हाँ, 5 लाख दिनार, उसमें दिनार चला था, तो 5 लाख दिनार, है ना। यहीं पर निजामुद्दीन औलिया ने एक वाक्य बोला था, हजुना दिल्ली दुरस्त, है ना, दिल्ली अभी, नाम सुने हो ना। ये वाक्य क्यों बोला गया था, थोड़ा इस पे हम चर्चा कर लेते, है ना। आप लोग को बता चुके हैं निजामुद्दीन औलिया के बारे में। इसके पहले अलाउद्दीन खिलजी से भी इनकी नहीं बनी थी, इसके बाद तो और सुल्तानों से इनकी भी नहीं बन रही थी, है ना। निजामुद्दीन औलिया पहले एक सूफी संत हुआ करते थे, लेकिन अब जैसे जैसे वक्त बीता, है ना, चीज़ें बढ़ी, तो इनका बहुत बड़ा साम्राज्य हो गया। साम्राज्य होने के बाद ये समझ लो कि एक तरह से सत्ता बनाते और सत्ता बिगाड़ते। अब निजामुद्दीन औलिया ने क्या किया कि जूना खां को अपने फेवर में ले लिया, मतलब इनके बेटे को अपने पुर कर लिया, हैं। बस मई, तो यहीं पर एक विवाद, पहला विवाद तो यही हो गया कि जूना खां अपने पिता का बात नहीं मानता, निजामुद्दीन औलिया की बात ज़्यादा मानता। अब पता नहीं 5 लाख का विवाद क्या है, या फिर हुआ था या नहीं हुआ था, लेकिन 5 लाख जब बोला जाता है कि जब रे राज्यपाल था, खिलजी वंश की कहानी है, जब ये राज्यपाल था तो उसी टाइम निजामुद्दीन औलिया को 5 लाख दिनार दिए थे कि सत्ता परिवर्तन करवाने के लिए। बस में ही, तो कुछ लोग इतिहासकार कहते हैं कि सत्ता परिवर्तन निजामुद्दीन औलिया ने ही करवाया था, जो खिलजी वंश से तुगलक वंश में सत्ता ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था। लेकिन बाद में ये मामला बढ़ते बढ़ते ऐसा बढ़ गया कि, है ना, गयासुद्दीन तुगलक ने अपना 5 लाख दिनार मांगने शुरू कर दिए। इसी बीच क्या हुआ कि दिल्ली से बंगाल, आप लोग मैप में देखोगे तो दिल्ली उत्तर प्रदेश वाला इलाका, वहाँ से बंगाल, बंगाल में जो है, बंगाल तक का क्षेत्र था, बंगाल में क्या हुआ कि बंगाल में कुछ दंगे होने शुरू हो गए। दंगे होने शुरू हो गए तो उस दंगों को शांत करने के लिए, है ना, बोल सकते हो कि उपद्रव को शांत करने के लिए गयासुद्दीन तुगलक को कहाँ जाना पड़ा, बंगाल जाना पड़ा। बंगाल चला तो गया वो, है ना, लेकिन उसी दरमियान बहुत समय लगता है ना, उसमें तो महीनों महीनों लगते थे। उसी दरमियान क्या हुआ कि निजामुद्दीन औलिया ने जूना खां को पूरी तरह अपने फेवर में कर लिया और यहाँ दिल्ली का उसको राजा बना दिया। किसको बना दिया, जूना खां को। बस मैं वहाँ से संदेश भिजवाया, कौन, गयासुद्दीन तुगलक, बोला कि हम आ रहे हैं, उसके बाद युद्ध होगा, युद्ध होने के बाद फिर सत्ता हमारी होगी। वहीं पर, है ना, एक वाक्य बोला जाता है इनके द्वारा निजामुद्दीन औलिया के द्वारा, खजना दिल्ली दुरस्त। बस मैं दिल्ली अभी दूर है, पहुंच के तो देखो, है ना, क्या पता बीच में तुमको मरवा दे। बीच ही में मरवा दिया था। लिखो इसकी मृत्यु कहाँ हुई है, जो लिखो, है, हाँ,
मृत्यु लिख लो इसका, गियासुद्दीन तुगलक का 1325, है ना। बंगाल अभियान से लौटते समय है ना, बंगाल अभियान से लौटते समय, है ना, जूना खां के निर्देश पर एक 56 कोट महल का निर्माण करवाया गया था जो इलाहाबाद में था। उसी महल में ये रुके हुए थे, उस महलवे को गिरा दिया, लकड़ी का महल था, उस महलवे को गिरा दिया गया, चप के वहीं पर निपट लिए। क्लियर। तो ये कहानी छोटी सी थी इनकी, लिख लो। जूना खां ने मरवाया। हाँ, और साथ कौन दिया था? निजामुद्दीन औलिया। जूना खां बोल सकते हो या फिर मोहम्मद बिन तुगलक बोल सकते हो, सबसे पढ़ा लिखा सुल्तानों में आता है ना। सबसे बेहतरीन सुल्तान कह सकते हो कि यही था। है नहीं, अच्छा वाला टिकने का नहीं है। जैसे देखो, एक है तुम पढ़ा लिखा, ठीक है, आप पढ़े लिखे हैं, लेकिन आप एक सेक्टर में होते हैं। अब भारत को आज तक जितने इतिहास हम पढ़ते हैं, जितनी राजनीतिक पार्टी को वर्तमान तक हम देखते हैं, तो उस राजनीतिक पार्टी तक हम समझ पाते हैं कि भारत को आज तक समझने की, है ना, जरूरत तो कोई नहीं कर पाया है। बिहार का एक सीरीज है, उस सीरीज का नाम है महारानी। देखे आप लोग महारानी? देखना है कभी, बहुत बढ़िया सीरीज है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों देख लेना आप लोग। महारानी देखे हो? नहीं देखे हो? देखना महारानी। पूरे बिहार के लालू यादव की कहानी है उसमें। लालू यादव, रानी भारती जस्ट लाइक हमारी राबड़ी देवी, है ना। उसी तरह बनाया गया था। पहला पार्ट देखोगे ना तो इसलिए कि लालू यादव की कहानी चल रही है, लेकिन फिर बाद में जब विवाद हुआ तो पार्ट 2 में चेंज कर दिया, तो पार्ट 3 में और ही चेंज कर दिया है वो। लेकिन है बिहार की कहानी। लेकिन उसमें एक डायलॉग बहुत अच्छा है। एक लड़की आती है केरल से, IAS का पोस्टिंग होता है हमारे यहाँ बिहार में उस पर, और वो धीरे धीरे, पहले तो जब राबड़ी देवी बनती है तो उसको लगता है कि कैसे करके यहाँ से निकला जाए। अपने सीनियरों से बात करती है, तो बोलते हैं कि कैसे करके कहीं और पोस्टिंग कर दो, हमको छत्तीसगढ़ में पोस्टिंग कर दो, नक्सली वाले एरिया में, लेकिन यहाँ रहना मुश्किल है ना, क्योंकि उस समय थोड़ा सा, है ना, दिक्कतें हुई थी, और लेडीज़ को तो और दिक्कत थी यहाँ पर IAS। तो उनको दे दिया था किनको? राबड़ी देवी का सेक्रेटरी। और राबड़ी देवी तो राबड़ी देवी रहे, है ना। पहले तो मना ही करते रहते थे कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं, उनको मनाना सबसे बड़ी बात है। फिर बाद में क्या हुआ कि उसी में उनके जो मेन सेक्रेटरी हैं, जो लालू यादव के समय में थे, है ना, तो वो समझाते हैं कि ठीक है बन जाइए। फिर बाद में उनको भी बिहार अच्छा लेना, केरल वाली जो आई थी, फिर वो धीरे धीरे अपना पार्टी ज्वाइन कर ली, इनका वाला। उनको लगने लगा कि हमारा करियर बहुत बढ़िया चल रहा है। फिर उसी बाद एक झटका लगता है, चुनाव हार जाती है ना, एक झटके में चुनाव हारती है, पूरा करियर बर्बाद हो जाता है। तो उसी टाइम एक डायलॉग बोला जाता है, डायलॉग बहुत फेमस डायलॉग है, बहुत अच्छा लगता है कि जब जब आप बिहार को समझने की कोशिश करते हैं, तब तब आप बिहार आपको एक झटका देता है। बस वही, तब तक आप बिहार को समझने की कोशिश करते हैं ना, कि लगा कि अब समझ लिए। प्रशांत किशोर को लगा था कि बिहार को समझना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम तो बंगाल, आपको पता होगा प्रशांत किशोर के बारे में, शायद पता नहीं होगा आप लोग को। आप लोग क्या पता है प्रशांत किशोर के बारे में? सिर्फ पार्टी के बारे में जानते होंगे, और क्या जानते हैं प्रशांत किशोर के बारे में? क्या रह चुका है? हाँ, आप लोग को पता होगा 2014 में जब मोदी जी बने हैं ना, उसमें सबसे बड़ा हाथ प्रशांत किशोर का है। आप लोग को शायद पता नहीं होगा। 14 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तो सबसे बड़ा हाथ बोल सकते हो कि 90% हाथ किसका है? प्रशांत किशोर का है उसमें। बस मैं पहले प्रचार जैसे होते थे, उसमें बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, चीज़ें बदली, कहाँ कहाँ क्या क्या करने हैं, कैसे प्रचार चुनाव करना है, सारा। बंगाल में चुनाव हुआ, बंगाल में ममता बनर्जी को लाने वाले कौन थे? प्रशांत किशोर। तमिलनाडु में वर्तमान में चुनाव हुए ना, तमिलनाडु में वर्तमान में जो सीटें आई है, क्या नाम उनका? विजय थालापति, तो उनका भी वर्तमान में चुनाव एडवाइजर ही थे। लेकिन सोचो कि बिहार में चुनाव क्यों नहीं जीत पाए? क्योंकि यहाँ एडवाइस काम नहीं करता। यहाँ लगता है ना कि जब आप समझ गए, आपको लगता है कि ये वाला कैंडिडेट जीत जाएगा, ऐसा लगता है ना कभी कभी,
एक कैंडिडेट का जितना तय, चुनाव जब आता है तो दिमाग में लगता होगा ये इसका जितना तय, मुखिया से छोड़ो, विधायक वाला, मुखिया वाला तो लगता होगा कम से कम एक कैंडिडेट हमारे लिए परफेक्ट है, इसको जीतना चाहिए था, और जीत जाता है जैसा हवा चल रहा था। लेकिन लास्ट मोमेंट क्या होता है, जीतता नहीं। हाँ, तो उसी में बिहार का डायलॉग बहुत अच्छा डायलॉग है, जब जब आप बिहार को समझने की कोशिश करते हैं, बिहार आपको एक झटका देता है, और उस झटकों से उबरने में लगभग आपको 25 साल 30 साल का समय लग जाता है। हाँ, मतलब ज़िंदगी पार हो जाता है। राजनीति में तो खैर यही है। तेजस्वी यादव को यही लगा था कि हमारे बाबूजी हैं, आराम से चुनाव जीत जाएंगे, कोई पता नहीं चलेगा, लेकिन झटका ऐसा मिला है। अब उनका कम से कम 20 साल संघर्ष करना पड़ेगा, उसको 20 साल का संघर्ष होगा तब आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर मुश्किल है। क्योंकि जो भी राजनीति करता है ना, हम एक चीज़ समझते हैं कि राजनीति करने वाला उसका एडवाइज़र बहुत बढ़िया होना चाहिए, जो बार बार में सलाह दे। अब पता नहीं इन लोग का एडवाइज़र कौन रखता है, पता नहीं इतिहास पढ़ के आता है कि नहीं आता है, पॉलिटिक्स पढ़ के आता है कि नहीं आता है, कुछ भी बुलवा देता है। हम एक चीज़ देखते हैं, आप लोग कभी गौर करना, राजनीति में होते हो थोड़ा देखना राजनीति को, कि एक पार्टी बीजेपी, एक पार्टी कांग्रेस, और भी सारी पार्टी देखना। तो एक चीज़ देखना, कभी दिमाग लगाना, सारे का भाषण सुनना। अब भाषण में आप देखना कि मोदी जी भाषण जब देंगे, है ना, या फिर राहुल जब भाषण देंगे, या फिर और भी पार्टी के लोग जब भाषण देंगे, तो भाषण को गौर से सुनना। भाषण खुद तो लिखते नहीं है कोई, भाषण खुद को नहीं देता, ध्यान रखना। भाषण सबका लिखा जाता है, उसमें एक एक वर्ड का चयन किया जाता है, उस भाषण को 5 बार 6 बार रीचेक होता है, इस भाषण में कहीं ना कहीं त्रुटि तो नहीं, का की कू कहीं की त्रुटि नहीं, कॉमा फुल स्टॉप सारा कुछ चेक होता है। अब पीएम का तो और जो मेन जगह पे है ना, जो पोस्ट पे उनका और चेक होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। पीएम का 20 बार चेक होता है, पीएम को लिखने वाले 10 टीम होते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि भाई पीएम जी आए और सवेरे सवेरे उठ करके मुँह धोते हुए, है ना, चलो शुरू हो जा, ऐसा नहीं होता है। या फिर रात में खाना खा के निकले, अरे नोटबंदी वाला भाषण देना है, चलो दे देते हैं, ऐसा नहीं होता है। और भाषण 1 महीना 1.5 महीना पहले से लिखा जाता है, तो सारा स्क्रिप्टेड होता है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है ना। एक्टिंग समझते हो ना, एक्टिंग में स्क्रिप्ट होते हैं, एकदम सेम टू सेम भाषण होता है वो, हैं तो गधा है, तो कुछ भी बोल सकते हैं। बिहार वालों का नहीं बोल रहे हैं भाई, हम नेशनल वालों का बोल रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, नहीं उसका लिखा हुआ कुछ ना कुछ, देखो सारा कुछ चेक होता है। देखो आप दिमाग लगाता है ना, जो एडवाइज़र जो होते हैं ना, वो दिमाग लगाते हैं, वो देखते हैं कि इस वर्ड से जनता पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, जनता मूर्ख कैसे बनेगी। लेकिन हम ये सोचते हैं कि वो जो एडवाइजरी सोच रहा है, वो सोच रहा है या फिर फॉरेन से पढ़ के आया होगा, तो भारतीय जनता को नहीं जानता होगा, दिक्कत यही हुआ होगा, है ना, या फिर बढ़िया से लिख नहीं रहा होगा वो। तो राहुल गांधी उसको हटा दे, दूसरा को रखे। भाषण होता क्या है, जनता पर इफेक्ट करे। हिटलर करता क्या था, हिटलर अपने आप को आईने के सामने खड़ी होकर के भाषण देखता था, वो अपना भाषण खुद लिखता था। और वो जैसे गाने होते हैं ना, गाने सुनते हैं आप लोग ये गाना सुन लेते हो आराम से। गाने सुनने में कभी मज़ा भी आता है, कभी खराब भी लगता है ना। तो हनी सिंह को सुन रहे थे, तो बोलता है अपने इंटरव्यू में कि जब हम ये गाना रिकॉर्ड करते हैं या ये गाना लिखते हैं, तो उस गाना को रिकॉर्ड करने के बाद गाना को रिकॉर्ड करने के बाद हम खुद कम से कम 100 बार 150 बार सुनते हैं, ताकि हमको बेहतर लगेगा, तब तो दूसरे को बेहतर लगेगा। कि अगर 4 बार 5 बार सुनने के बाद गाना फिर तो हमको खराब लगने लगेगा, तो फिर दूसरे को खराब लगेगा। भोजपुरी वाला नहीं बात कर रहे हैं। तो एक दिन में पूरा एल्बम सेट हो जाता है। 2-3 बार कहाँ सुनता है, वो तो रिकॉर्ड हो गया, चलो आगे बढ़ाओ इसको। अब जो बढ़िया अच्छे गाने होते हैं, सिंगर होते हैं ना, वो देखते हो मेरे जुबिन नौटियाल टाइप के या फिर अरिजीत सिंह टाइप के। अरिजीत सिंह का भाषण भी सुनना, उनका सुनना एक इंटरव्यू, कि जब हम अपने गाने लिखते हैं तो उसको 100 बार रिकॉर्ड होने के बाद 100 बार खुद सुनते हैं। तो 100 बार में हम तो बोर नहीं हो रहे हैं, जब हम बोर नहीं होंगे तो फिर और कोई बोर नहीं होगा। हाँ, अरे ट्यून कहाँ है, कहाँ गलत हो रहा है, क्या गलत है, खुद सुनो तब तो। आप लोग का होमवर्क भेज चुके हैं हम, है ना, इंडेक्स वाला, आप लोग इंडेक्स कवर कर लीजिएगा।